तैयारी बढ़िया से करनी है, ठीक से तैयारी करने का मन है कि बस ऐसे ही चलता रहे। अगर तैयारी ठीक से करने का मन है तो मेंस के जीएस का सॉल्व पेपर खरीद लीजिए, मार्केट में उपलब्ध है, 2022 तक का आपको मिल जाएगा। जीएस के 4 पेपर में क्या क्या पूछा गया है, सारे एक एक लाइन के क्वेश्चन है, 2-2 लाइन के। एक पेपर मान के चलो 2 पन्ने का, 10 साल का अगर लोगे तो 20 पन्ना, कितना पैसा लेंगे वो? तो 20-25-30 रुपए का आता है, बड़े खराब पेपर पे छपा रहता है, इसीलिए और सस्ता रहता है, तो उसको लीजिए। और जब आप जीएस का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा ये देखिए कि वहां से क्वेश्चन मेंस में क्या पूछा गया। जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले साल जो आप संविधान पढ़ रहे हो उसे 2 क्वेश्चन पूछा गया, 2 नहीं कई पूछा गया, 2 तो आपको मुझे याद आ रहा है। एक तो पूछा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली क्या है, नहीं पढ़े हो, नहीं लिख लोगे, 125 शब्दों में लिखना है, आप लिख नहीं लोगे, बिल्कुल लिख लेंगे। फिर एक क्वेश्चन पूछा कि संसदीय समितियां क्या हैं और उनका क्या उपयोग है, नहीं लिख लोगे, बिल्कुल लिख लेंगे। एक क्वेश्चन ज्योग्राफी का पूछा गया, उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है, मौसम पे इनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये मुख्य परीक्षा का प्रश्न। तो जाहिर सी बात है बेटा कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो प्री और मेंस दोनों में लिखना है। इसीलिए जब हम किसी टॉपिक को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं तो उसको लिखवाते हैं, न कि एक बिंदुवार लूसेंट स्टाइल में हम बताते हैं, डिटेल में हम जाते हैं, ताकि आपको मुख्य परीक्षा में लिखने में कोई भी असुविधा ना हो। लेखा परीक्षा, सीएजी, ये सब आएगा, आप नहीं लिख लोगे बेटा, लेकिन लिख लिख के ही लिख पाएंगे। जैसे अगर ये दिमाग में हो कि अचानक में इसमें जाएंगे और वहीं बना बना के लिख लेंगे तो कर नहीं पाओगे बेटा। अभी से लिखना शुरू करो। तो हमारा एक प्लान है बेटा जिसपे हम सोच रहे हैं काम करें। आप सॉल्व पेपर ले लो, अनसॉल्व पेपर, और उसी अनसॉल्व पेपर के क्वेश्चन को लिखा जाए, तब तो बिल्कुल तय है, परिष्कृत क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है, आगे भी उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हर जगह बेटा ये काम आप कर लो सिस्टमेटिक ढंग से, कहीं कोई मुश्किल नहीं। करंट पे फोकस किए रहना, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो मेंस में आ रहे हैं वो सब करंट से जोड़ जोड़ के आ रहे हैं, करंट से कोरिलेट करके आ रहे हैं। तो थोड़ा करंट पे फोकस किए रहिए, हम आपको इलाके बताते जाएंगे कि किन इलाकों पे आपको ध्यान रखना है। देखो मेरा यह मानना है ना बेटा, बहुत सिंपल सा, अगर तैयारी करनी है तो पूरी करनी है और नहीं तो नहीं करनी है। ये बीच वाला मामला है ना बेटा, वो ना जीने देगा आपको, ना मरने देगा। एक ही काम हो, या तो मरी जाए हम लोग या तो जिंदा रहे हम लोग। तो तैयारी जब भी करनी है या तो कंप्लीट करनी है या तो करनी ही नहीं है, क्योंकि हासिल कुछ होगा नहीं बेटा सिवाय परेशानी के। एक दिन आपको मेंस जरूर देना पड़ेगा। कुछ बच्चे बड़ा सशंकित रहते हैं कि सर ऐसा हो सकता है, काहे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, एक दिन आप मेंस जरूर देंगे। वो अगले साल दें, उसके अगले साल दें, हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मेंस आपको जरूर मिलेगा। लेकिन बेटा जब मेंस मिलेगा तब क्या होगा, उस दिन को सोचिए ना। यहाँ से अगर गोरखपुर जाने का कार्यक्रम बनाए हो तो पूरा बनाइए, और नहीं तो चलिए ही मत, कोई जरूरत नहीं है कि बार बार यहाँ से दोहरी घाट जा जाके लौट रहे हैं। तो क्या जरूरत है यार अपने टाइम और मनी वेस्ट करने का। यात्रा शुरू करो तो पूरी हो, और नहीं तो यात्रा ही शुरू मत करो। ये कंपटीशन की फिलॉसफी है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने मन बनाया है तैयारी करने का, और डेफिनेटली तैयारी करने का मन ना बनाए होते तो सुबह सुबह इतनी भाग दौड़ करके कोई क्यों आता। परेशानी सबको है, सुबह सुबह आना जाना, कुछ वर्किंग लोग हैं उनको भी परेशानी है। तो बेटा आपका मन है, आपका मन है तो हम जो कह रहे हैं वो कर लीजिए। क्लियर है? सॉल्व पेपर खरीदिए, नहीं खरीदेंगे तो हम ही क्वेश्चन देंगे, लेकिन जब हम क्वेश्चन दें तो पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से आपको लिखना होगा। लिख के और उसको चलताओ नहीं कि कॉपी में से एक पन्ना फाड़ लिया उस पर लिख लिया, नहीं नहीं, A4 साइज का पेपर ले लो, मार्केट में उपलब्ध है, A4 साइज का पेपर ले लीजिए, खूब प्यार से उस पर लिखिए, हमें आप हैंड ओवर कर दीजिए क्वेश्चन का नाम लिख के, क्या आपने लिखा है,
और इस बात पे कतई संकोच नहीं करना है कि हम खराब लिख रहे हैं। खराब लिख के ही आप अच्छा लिख पाएंगे, गिर के ही चलना सीखेंगे। एक बच्चा कभी चले ही नहीं कि नहीं नहीं हम चलेंगे तो एकदम परफेक्ट चलेंगे, नहीं तो चलेंगे ही नहीं, वो कभी नहीं चल पाएगा। उसको खड़ा होना होगा, उसको गिरना होगा, उसको चलना होगा, डगमगाना होगा, तभी वो सही ढंग से चल पाएगा। तो पूरी की पूरी जो पढ़ाई है ना बेटा, वो भी ऐसे ही है। हमको गिरना भी होगा, हमको खराब भी लिखना होगा, त्रुटियां होंगी, उसको ठीक करेंगे तभी परफेक्ट हो पाएंगे। अगर आपको ये लगे कि हम पढ़ पढ़ के बुद्धिमान एक दिन हो जाएंगे इतने अधिक कि एकदम फर्स्ट क्लास लिख लेंगे, तो मेरा अपना अनुभव ये कहता है बेटा कि वो दिन नहीं आएगा, वो किसी के लिए नहीं आएगा। खराब लिखना पड़ेगा। वो जो आपके अंदर हिचक है ना, डर है, उस डर को निकालना पड़ेगा। एक बार लिख के देखो ना अपने आप को, लिख पा रहे हो सकता है 4 ही लाइन लिख पाओ, हो सकता है आप ज्यादा ना लिख पाओ, 4 लाइन ही सही, शुरुआत तो करिए, वो जरूर जाएगा बेटा। और आप एक्चुअल में प्री की तैयारी इतनी वाहियात तैयारी है ना बेटा, बड़ा व्यापक अनुभव है बेटा मेरे पास, क्योंकि आपको तो कोई मदद कर रहा है, हम लोगों को तो किसी ने मदद भी नहीं किया। नहीं इसलिए नहीं कि हम लोग बड़े बेचारे थे, इसलिए कि उस जमाने में मदद का सिस्टम ही नहीं था, इलाहाबाद में कोचिंग ही नहीं हुआ करती थी। तो गिर के, संभल के, पढ़ के, गलती करके तब जाके ठीक हुए हम लोग। तो एक कहावत सुना है ना बेटा, कुआं खोद के पानी पीना। तो हम लोगों ने कुआं खोद के पानी पिया है। आज के जमाने में यह आलम है ना बेटा कि बढ़िया बिसलरी की बोतल है, फ्रिज में ठंडा किया जा रहा है और आपको दिया जा रहा है बेटा पी लीजिए, वो भी नहीं पी रहे हैं। तो बेटा कुछ मैंने कहा ना, कुछ पाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, जतन फोकट में तो नहीं मिलेगा। लिखने का काम शुरू करो, प्री हम संभाल लेंगे। क्योंकि लिखने वाले काम की सबसे बड़ी परेशानी है कि वो आप ही को करना होगा, मैं नहीं कर सकता। आप लिख लिख के ही लिख पाएंगे बेटा, और कोई रास्ता है नहीं। तो खूब लिखिए बेटा, सब चीजें हो जाएंगी। 2 फायदा होगा, एक तो आपकी राइटिंग में इंप्रूवमेंट हो जाएगा, लगातार लिखोगे। कोशिश करो कि हफ्ते में 20-25-30 पेज कम से कम लिखो, क्वेश्चन के फॉर्मेट में 25-30 पेज हर हफ्ते में लिखो। बस 3-4 महीने करके देख लो, बहुत बढ़िया दवाई है, जांची परखी दवाई है, असर जरूर करेगी। आप 3 महीने खाली लिख के देख लो। हाँ कोशिश करो हफ्ते में 20-25 से 30 पेज आप लिखो, ये क्लास वाला नहीं, क्लास वाला छोड़ के। तो देखो जादू हो जाएगा, जादू। वो आप करते नहीं और छटपटाते रहते हैं। मेंस मुश्किल नहीं है बेटा, मेंस टैक्टिकल है। मेंस का एग्जामिनेशन टैक्टिकल एग्जामिनेशन है, वो मुश्किल नहीं है। योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता है। तो काम करिए बेटा, अगर मन बनाए, मुझे लगता है मन ही बनाए हो आप, मन बनाए हो तो करके दिखाता है। और हम आपको बता देंगे दिल्ली और इलाहाबाद में क्या अंतर है। कहीं कोई अंतर नहीं है, कर दिखाएंगे हम लोग यहीं से। ये नालायकियत हर जगह करते हैं बच्चे, जो बता रहे हैं आप, लिखते ही नहीं। और जहां नहीं लिखेंगे खामियाजा भुगत लेंगे आप। कहीं कोई जादू वादू नहीं है। जिन जिन बच्चों को बताया गया, जिन जिन बच्चों ने इसको लागू किया, लगभग सबका रिजल्ट है, सबका रिजल्ट। हाँ ये है कि रिजल्ट कभी कभी आपकी अपनी योजना के अनुसार नहीं होता। जैसे आप मन बनाए कि हम अगले साल ही आईएएस बन जाए, तो जरूरी नहीं कि आपको सफलता कब मिलेगी, मिलेगी जरूर, आगे पीछे हो सकता है। क्योंकि बहुत कुछ परीक्षाओं में काउंट करता है ना बेटा, पढ़ाई भी काउंट करती है। अब कौन कौन सा क्वेश्चन आया है या आएगा, इस एग्जामिनर की मर्जी ना, कि आपकी मर्जी होगी। कभी कभी आपकी मर्जी और एग्जामिनर की मर्जी मिल जाती। जब सब कुछ ठीक होना होता है ना, तो वही वही क्वेश्चन आने लगते हैं जो आपको ढंग से आता है। और कभी कभी उल्टा हो जाता है, जो जो इलाका थोड़ा सा गड़बड़ाया है आपका, वहीं वहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है बेटा, चले आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी पे बेटा हम लोग सूर्य प्रताप जी हैं भाई ऑनलाइन, तो गुड मॉर्निंग बेटा, बड़े रेगुलर क्लास करते हैं भाई। ये हमारे मित्र बहुत दूर से हैं, और कल मैं अपना जियो आता रहता है हम लोग पास, भेजते हैं ना उसका, कहाँ कहाँ से लोग आपको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं।
तो ऑनलाइन तो कम ही लोग रहते हैं, लेकिन बाद में लोग ज्यादा देखते हैं, वो डेटा हमारे पास आ जाता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुझे सबसे ज्यादा डाउनलोड करने वाले और पढ़ने वाले दिल्ली से हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। जो शिक्षा का हब है, जहां मुझे लगता है पटना से है। हाँ, आजकल बड़ी अच्छी बात है कि लखनऊ, दिल्ली और पटना, ये 3 जगह बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं। बाकी तो हैदराबाद भी है, मुंबई भी है, बिहार के और भी ढेर सारे इलाके हैं, सिवान वगैरह, वहां से बच्चे पढ़ रहे होते हैं। लेकिन यह है कि ज्यादातर बच्चे बाद में पढ़ते हैं। बाद में इन सेंस की या तो रात भर पढ़ते हैं तो 12-12 बजे तक सोए रहते हैं, ये भी हो सकता है। आजकल बच्चों को लेट नाइट पढ़ने की आदत है, जो फ्री है तो देर तक पढ़ते हैं, तो सोते देर तक हैं। तो उनका दिन उन्हीं 11-11 बजे के आसपास होता है, तब जब हम लोग की सारी क्लास व्लास खत्म हो जाती है तो बाद में देखते हो, कोई इशू नहीं है। अगर ऑनलाइन पैकेज है आपके पास तो ये वीडियो आपके प्लेटफॉर्म पे बना रहता है, जब मन करे तब आप देखें। और जब नहीं, अभी तक मैंने 2 साल के लिए दिया है, यानी 2 साल तक ये स्टडी मटेरियल आपके प्लेटफॉर्म पे रहेगा, आप जब चाहें तब देखें। आगे हमारी मर्जी, सिस्टम ऑन करके 2 को 3 कर दें तो 3 साल के लिए हो जाएगा। एक बच्चा का जब टाइप करना है तो सर 10-12 साल कर दीजिए, कर देंगे भाई उसमें कोई इशू नहीं है, उसमें मेरा कुछ जाता नहीं है। लेकिन अभी 2 साल के लिए, ताकि आप एक टारगेट सेट करें, 2 साल के अंदर आपको कुछ करके दिखाना है। चलिए बेटा, कहाँ चर्चा हो रही थी, जरा सा याद दिलाएं। हम लोग बात कर रहे थे कि पृथ्वी की एक्सिस पे झुकी होने के कारण और उसी दशा में जब वो सूर्य का चक्कर लगाती है तो सूर्य की लंबवत किरणें 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ और 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ की तरफ घूमती हुई प्रतीत होती हैं। वो कहाँ घूमती हैं? सूरज की किरणें नहीं घूमती, टेढ़ी होने की वजह से धरती में घूमती हुई प्रतीत होती हैं पूरे साल भर में। क्लियर है बेटा? तो कुछ घटनाएं होती हैं साल भर में, वो घटनाएं भूगोल में बड़ा महत्व रखती हैं। फिर से देखें डायग्राम से, जैसे ये बार बार हम आपको बता रहे हैं, क्या नाम है बेटा इसका? कर्क रेखा कितने डिग्री पे है? 23.5 डिग्री पे है। अभी जो टेट या सुपर टेट की परीक्षा हुई उसमें खाली इतना सा पूछा कि 23.5 सूत्री अक्षांश को किस नाम से जानते हैं। अगर आप यह भी ना बताएं तो आपको नौकरी करने का कोई हक नहीं है। काखा गागा है ज्योग्राफी का, ये पूछा गया और कई लोग ये भी नहीं बता पाए कि 23.5 सूत्री अक्षांश को क्या कहते हैं, 23.5 दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं। जिनका छोटा उठा है बेटा, ठीक है, तो उसमें कोई बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, सब वीडियो वीडियो रहेंगे, आराम से देखिए फुर्सत में, लेकिन देखिए समय तो लगाना ही पड़ेगा, बिना समय लगाए होगा नहीं बेटा, तो थोड़ा ध्यान से देखो। अभी हम सारी रेखा उखा पे बात करेंगे, अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, समय का कैसे निर्धारण किया जाता है, सब बात करके ही आगे बढ़ेंगे बेटा। 12। तो अब जाहिर सी बात है कि सूर्य की जो लंबवत किरणें होती हैं पूरे साल भर में कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में घूमती है, एक चक्कर लगाती है, क्योंकि पृथ्वी साल भर में एक चक्कर लगा लेती है। क्लियर है बेटा? 365 दिन में लगभग एक चक्कर लगा लेती है, 12 महीने में एक चक्कर लगा लेती है। क्लियर है? अब एक चीज बताइए, तो यहां भी 12 महीने में लंबवत किरणें एक चक्कर लगा लेती हैं। अरे भाई, इधर से घूमते घूमते इधर, तो 6 महीने यहां और फिर अगला 6 महीने यहां, फिर अपनी पुरानी पोजीशन पे धरती लौट आती है। क्लियर है बेटा? तो यहां कहीं से शुरू करें, 12 महीने के बाद वो अपनी पुरानी पोजीशन पे लौट आएगी। तो सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो यहां से यहां के बीच में पूरे साल भर में क्या करती हैं बेटा? घूमती हुई प्रतीत होती हैं, घूमती नहीं है, लगता है ऐसा। जैसे मैंने कहा ना कि एक लेजर टॉर्च हम ले लें और कोशिश करें कि ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन के बीच में रोशनी घूमे, तो क्या ये संभव है? टंगाइए मैप,
और लेजर टॉर्च जलाएं और ऊपर से लेके नीचे तक घुमाएं। लेकिन यहाँ एक नोटिस कर रहे हो, यहाँ टॉर्च को घुमाया जा रहा है, और एक तरीका और है कि टॉर्च को रोक ले, मैप को ही ऊपर नीचे करें। यहां मामला यह है कि टॉर्च ही रुका हुआ है, मैप ही ऊपर नीचे हो रहा है, और ठीकरा फोड़ा जा रहा है टॉर्च के ऊपर। इसकी रोशनी इधर उधर घूम रही, इसकी नहीं, आपका जो भांगड़ा हो रहा है ना साल भर में, उसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है। भांगड़ा देखा है ना, स्टेज वगैरह पे जो डांस करते हैं डांसर्स, तो उसमें बड़ी फोकस फोकस लाइट लगी होती है। अगर डांसर चुपचाप खड़े हो, हिले डुले ना, तो बॉडी के जिस पोर्शन पे लाइट पड़ रही होगी उसी पे पड़ेगी। लेकिन वो तो डांस करते रहते हैं ना, तो आप देखते हैं उनकी बॉडी के अलग अलग एंगल से अलग अलग इलाके पे रोशनी पड़ती रहती है। तो रोशनी हिल रही है नहीं, वो डांसर डांस कर रहा है, दैट्स वाई लाइट इधर उधर घूमती प्रतीत हो रही है। वही हाल इधर भी होता है। क्लियर है बेटा? अब एक जगह पकड़ना, लेकिन ध्यान रखना, कर्क रेखा के उत्तर में सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं होती, पड़ती हैं, दिन होता है, तिरछी होती है। और मकर रेखा के दक्षिण में भी सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं होती, यानी सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही रहती हैं, रोज नहीं रहती, किसी न किसी दिन वो जरूर रहती हैं साल भर के। तो अब इसको हम लोग भूगोल में अलग अलग नाम से पहचानते हैं बेटा। जैसे समझो कि यहां से यहां की अगर एक चक्कर पूरा करना हो, चक्कर माने समझते हैं, राउंड, अंग्रेजी बोलते हैं हमारे में तो राउंड कहते हैं। तो चक्कर का मतलब यह है कि जहां से शुरू किया वहीं वापस आ जाए, तो एक राउंड या एक चक्कर कंप्लीट होता है। तो चलो मान लो हम यहां से शुरू करें, तो यहां आए, यहां से हम यहां आए, हो गया चक्कर? नहीं, अभी कहां हुआ। फिर यहां से यहां जाना होगा और यहां से यहां जाना होगा। बस ऐसे समझो, वाराणसी, आजमगढ़ और गोरखपुर, अगर आपको इसके बीच में एक चक्कर लगाना होगा तो आजमगढ़ 2 बार पड़ेगा, एक बार जाते समय, एक बार आते समय। तो अगर इसका एक चक्कर होगा तो समझ में आ रहा है कि विषुवत रेखा 2 बार रास्ते में पड़ेगी। आर यू श्योर? एक बार जाते समय और एक बार आते समय। अब ध्यान से सुनो, ये एक चक्कर में कै चरण की यात्रा हुई, गिन लो, 4 चरण की यात्रा हुई। देख लो, एक चक्कर लगाने में, यहां से यहां एक चक्कर लगाने में कै चरण की यात्रा होगी? 4। 4, बनारस से आजमगढ़, आजमगढ़ से गोरखपुर, गोरखपुर से फिर आजमगढ़, आजमगढ़ से फिर बनारस। तो कर्क रेखा से विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से मकर रेखा, मकर रेखा से फिर विषुवत रेखा, फिर विषुवत रेखा से कर्क रेखा। तो कितने चरण की यात्रा देखी? 4। 4 चरण की यात्रा कितने दिन में? 365 दिन में। तो दिन को थोड़ा महीने में बदल लेते हैं, 4 चरण की यात्रा 12 महीने में, एक चरण की यात्रा। अब इससे आसान गणित तो धरती पर नहीं हो सकती कि 4 चरण की यात्रा अगर 12 महीने में हो रही है, यानी एक साल में हो रही है, तो एक चरण की यात्रा 3 महीने, एकदम लिखा पढ़ी में तय है। यानी कर्क रेखा से विषुवत रेखा तक आने में सूर्य को 3 महीने का वक्त लगता है, विषुवत रेखा से मकर रेखा में जाने में फिर 3 महीने का समय लगता है, यानी यहां से यहां आने में 6 महीने का वक्त लगता है, फिर यहां से यहां जाने में 3 महीना, और फिर यहां से यहां जाने में 3 महीना। क्लियर है बेटा? अब एक तारीख कोई पकड़ा जाए, यात्रा शुरू होने की तारीख कहीं से पकड़ी जाए, तो बाकी तारीख तो पकड़ में आ जाएगी। बोल नहीं रहे हैं? एक मुझे याद है, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती, ठीक है?
भूगोल में इसे कहते हैं कर्क संक्रांति। क्या कहते हैं बेटा? हाँ, बोल लिया करिए ना, पढ़े हैं नहीं, कभी देखे हैं नहीं, बोलेंगे हैं नहीं, तो आएगा कैसे? चिल्लाइए कमरा बंद करके जोर जोर से, कर्क रेखा कर्क रेखा। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बोल के सुन के ही आएगा। तो जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जब क्या 21 जून को पड़ती हैं, ज्योग्राफी में उसे कहते हैं कर्क संक्रांति। इंग्लिश में कहते हैं समर सोलस्टिस। क्लियर है बेटा? जाहिर सी बात है, संक्रांति माने एक हिंदी का शब्द है, संक्रांति माने मिलना होता है। सूर्य की लंबवत किरणें जब कर्क रेखा से मिल जाती हैं तो भूगोल में उसे कहते हैं कर्क संक्रांति। क्लियर है बेटा? 3 महीना जोड़िए, जुलाई अगस्त सितंबर, पता नहीं कैसे सितंबर। वेरी गुड। तो 23 सितंबर को सूर्य की किरणें कहां लंबवत हो जाएंगी बेटा? विषुवत रेखा पर हो जाएंगी। इसे संक्रांति नहीं कहा जाता, इसे विषुव कहा जाता है, इक्विनॉक्स कहा जाता है ना? शरद विषुव कहते हैं इसे। अरे 2 बार होता है ना बेटा, तो एक शरद काल होता है, एक वसंत काल होता है। ध्यान रखना, इस समय ऋतु सम हो जाती है, ना ठंडक रहती है ना गर्मी रहती है, रात दिन बराबर होता है। अभी बवाल में मत पड़ो, बवाल हो जाएगा अभी ज्यादा। अभी जितना हम बोल रहे हैं बस उतना समझो। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? शरद विषुव। क्लियर है? और एक को कहते हैं बसंत विषुव। बसंत विषुव को कहते हैं वर्नल इक्विनॉक्स, और शरद विषुव को ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं। थोड़ा याद रहे बेटा ना, तो यही घेर लेगा आपको। बस ये समझो कि जब विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है तो उसे संक्रांति न कह के विषुव कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है बेटा? विषुव। और इंग्लिश में हाँ, इक्विनॉक्स कहा जाता है। अगले 3 महीना अक्टूबर नवंबर दिसंबर 22। अच्छा ध्यान रखना, तारीख उरी को लेकर कंफ्यूजन नहीं है। 21, 22, 23 ही तारीखें होती हैं। अब ये थोड़ा सा फैसला करना होगा कि कब 21 होती है, कब 22 होती है, कब 23 होती है, लेकिन तारीख जो भी होगी वो 21, 22, 23 ही होगी। अभी थोड़ा इसमें भी याद करने का हम कुछ एक तरीका आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि याद रहे कैसे। तो क्या हो गया बेटा? 22 दिसंबर। प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ने लगती हैं। भूगोल में इसे कहते हैं मकर संक्रांति। कहते हैं ना? तो मकर संक्रांति कब होती है? जनवरी में होती है। टीचर कह रहे हैं कि 22 दिसंबर को होती है। सुबह उठ के नहाते धोते हम लोग 14 जनवरी को है। खिचड़ी वाला मामला तो वो बात की बात है, लेकिन इतना जरूर समझें कि हम लोगों वाली जो मकर संक्रांति है वो 22 दिसंबर को। तो कई लोग बड़ा नाराज हो जाते हैं कि सर मतलब आपकी अलग से मकर संक्रांति है और समाज वाली मकर संक्रांति 14 जनवरी को होती है, लगभग हर साल एक आध दिन आगे पीछे हो जाता है। ये क्या मामला है? कैठ मकर संक्रांति हो, कोई तो झूठ बोल रहा है। मैं बोल रहा हूं या वो 14 जनवरी वाले बोल रहे हैं? कोई झूठ नहीं बोल रहा है, दोनों सही बोल रहे हैं। बस एक गड़बड़ हो गई। जैसे हम आपसे कहें कि मोहन बहुत खराब आदमी है और आप तुरंत प्रतिवाद कर दें खड़े होकर, अरे सर क्या बात करते, इतने अच्छे आदमी है मोहन की, आप कह रहे हैं उनको खराब आदमी है। तो एक बात होता है कि कोई ना कोई गलत है, या तो आप या तो हम। क्या यह संभावना है कि हम दोनों लोग सही हो जाएं? हाँ, एक्चुअल में 2 ठो मोहन थे। आप किसी और मोहन को समझ रहे थे, मैं किसी और मोहन को कह रहा था। तो सही मैं भी था, सही आप भी थे। एक्चुअल में वो जो कहते हैं वो मकर राशि को कहते हैं।
बड़े दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से मकर राशि भी है और कर्क राशि भी है, मकर रेखा भी है, कर्क रेखा भी है, बस इसी में मामला गड़बड़ा जाता है। ज्योतिषी लोग क्या बोलते हैं 14 जनवरी को? सूर्य कर्क राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, सुनिएगा इस बार, यही वो बोलेंगे। सूर्य कर्क राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, और हम क्या कह रहे हैं? सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं, राशि और रेखा में अंतर नहीं है। भविष्य बताएं आप सभी लोगों का। हाँ, ज्योतिष आती है मुझे नहीं, तो अपनी राशि बताइए तो मैं आपका भविष्य बताऊं। राशि तो सबको पता है ना, अरे इसमें तो हम लोगों को बड़ा महारत हासिल है, हर व्यक्ति को अपनी राशि पता है, और अखबार पाते हैं तो सबसे पहले अपनी राशि ही देखते हैं कि आज करोड़पति होना लिखा है कि नहीं, है ना। तो राशि देख के करोड़पति होना हो भैया तो पूरी दुनिया ही हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन चीजों का प्रभाव होता है नहीं होता बात की बात है, वो सब आप समझे बूझे, हमसे कोई लेना देना नहीं। तो ध्यान रखना, बात है ट्रू, दोनों सही है। वो भी मकर संक्रांति कहते हैं, हम भी मकर संक्रांति कहते हैं। संक्रांति माने मिलना, हम रेखा से मिलने की बात करते हैं, वो राशि से मिलने की बात करते हैं, ठीक है। और हिंदू मिथोलॉजी में, हिंदू धर्म में एक बड़ी भारी खासियत है कि हम लोग सूर्य को बहुत महत्व देते हैं, यानी हमारे धर्म में सूर्य को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। क्लियर है बेटा? और वजह यह है कि हम सूर्य को धन्यवाद देते हैं, थैंक्स कहते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, यानी हमारी ओर आने लगता है। और सूर्य जब हमारी ओर आता है तो जीवन लेके आता है, उत्साह लेके आता है, उमंग लेके आता है, अर्थव्यवस्था लेके आता है, खेती बाड़ी लेके आता है, वर्षा लेके आता है, जीवन जगमगा जाता है। दैट्स वाई हम सुबह सुबह उनको थैंक्स बोलते हैं कि आपका धन्यवाद, आप आइए हमारी ओर। और वो नॉर्थवर्ड हो जाते हैं, उत्तरायण की ओर हो जाते हैं। तो ये एक तरह का पर्व हो जाता है हम लोगों के लिए। अब सूर्य की लंबवत किरणें भारत पर पड़ेंगी, और सूर्य की किरणें जब भारत पे पड़ेंगी तो वर्षा वर्षा होगी, खेती बाड़ी होगी, सब कुछ बढ़िया होगा, जीवन फर्स्ट क्लास चलेगा हम लोग। क्लियर है बेटा? तो उनसे इनसे कोई कोरिलेशन नहीं, तो थोड़ा लिखा जाए बेटा। अच्छा, तो ये तो हो गया बेटा। फिर 3 महीना, फिर 3 महीना जोड़ो, चक्कर हो गया अभी, अभी कहाँ हुआ? अभी तो बस बनारस से गोरखपुर पहुंचे हो, अभी तो वापस लौटना है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 21 मार्च, फिर इसी रेखा पे आ जाएगी, और फिर 3 महीना जोड़ लीजिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर वहीं पहुंच गया। क्लियर है बेटा? तो आप देख रहे हैं 4 तारीखें दिख रही हैं। एक वो तारीख जब सूर्य की किरणें लंबवत कर्क रेखा पे पड़ रही हैं, एक वह तारीख जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं, और दो वो तारीखें जो आते जाते समय वो विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ रही है। क्लियर है बेटा? विषुवत रेखा पे जब लंबवत पड़ती है तो उन्हें हम लोग विषु कह के काम चला लेते हैं, इक्विनॉक्स कह के काम चला लेते हैं, क्योंकि विषु अलग अलग होता है। जैसे सितंबर वाला शरद विषु कहलाता है, मार्च वाला बसंत विषु कहलाता है, यानी हमारे यहाँ बसंत काल होता है। साल भर में 2 सीजन ऐसे होते हैं हम लोगों के जिसमें ना गर्मी रहती है ना ठंडक रहती है, एक शरद काल और एक बसंत काल। एक में ठंडक जा रही होती है, गर्मी आ रही होती है, एक में गर्मी जा रही होती है, ठंडक आ रही होती है, संधि स्थल हो जाता है ऋतु, और तापमान लगभग लगभग सम होने लगता है। आ रहा है सितंबर, अरे अगस्त है ना बेटा, अगले महीने में सितंबर आएगा ना, बोल नहीं रहे। और अगले महीने में सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर चली जाएंगी, और फिर 23 सितंबर के बाद 24 सितंबर को वो चली जाएंगी दक्षिणी गोलार्ध में, विषुवत रेखा को क्रॉस करके दक्षिणी की ओर चली जाएंगी, आपको गुड बाय कहेंगी, जब फिर मिलेंगे। अब एंजॉय करिए ठंडक का,
और फिर धीरे 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 हम लोग क्या ठंडक दस्तक देगी, क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें अब हमारी ओर से हटके दक्षिण की ओर चली जाएंगे। हम लोग किधर हैं? देखो, ये विषुवत रेखा है, भारत उत्तर की ओर है, माने इस तरफ भारत है, उत्तरी गोलार्ध में। तो जब सूर्य की किरणें इधर रहेंगी तो हमारे यहाँ गर्मी रहेगी, इनके यहाँ ठंडक रहेगी। जब सूर्य की किरणें इधर चली जाएंगी तो इधर गर्मी हो जाएगी, हम लोग क्या ठंडक हो जाएगी। यही तो चलता रहता था। क्लियर है बेटा? शुरुआत करें। पहला मकर संक्रांति। पहला क्या बेटा? मकर संक्रांति। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं कोई दिक्कत थोड़ा ही है, कोई लिखने में परहेज थोड़ी है। हेडिंग बना लियो मकर संक्रांति, लिख लिया है? अगर लिख लिया है तो वहीं से सही। यात्रा शुरू करनी है, नहीं बनारस से गोरखपुर से शुरू करेंगे, हर जा क्या है। तो अगर नहीं लिखा है बेटा तो लिख लें कर्क संक्रांति। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में बेटा? समर सोलस्टिस। अंग्रेजी जानना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन इतना अंग्रेजी आवश्यक भी है ना बेटा? इसको क्या कहते हैं बेटा? समर सोलस्टिस। क्लियर हुआ? लिखें, प्रतिवर्ष 21 जून को, प्रतिवर्ष 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें, प्रतिवर्ष 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ने लगती हैं। प्रतिवर्ष 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ बेटा? कर्क रेखा पर पड़ने लगती हैं, जिसे हम कर्क संक्रांति के नाम से जानते हैं, जिसे हम कर्क संक्रांति के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ बेटा? हाँ, लिखें इस समय। अच्छा रुको रुको, मुझे नहीं पता बेटा कि ज्योग्राफी कितनी जानकारी है आपको। पृथ्वी को हम लोग दो आधे आधे गोलों में बांट लेते हैं पढ़ते समय। जरा इसको देखो बेटा, बहुत जरूरी है। जैसे ये पूरी पृथ्वी है ना बेटा, तो एक रेखा पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। पृथ्वी ऐसे सर्किल जैसा नहीं है, पृथ्वी गेंद जैसी है, बॉल जैसी है, 3 डायमेंशनल है। क्लियर है? रिंग नहीं है पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? गेंद जैसी है ना बेटा। अब बोर्ड पे हम गेंद थोड़ी दिखा पाएंगे, अब कलाकार हम थोड़ी हैं पेंटर जो उस पर डैश वैश करके दिखाएं। ये तो सर्किल जैसा दिख रहा है, लेकिन पृथ्वी सर्किल नहीं है बेटा। ग्लोब ग्लोब देखा होगा ना कहीं टेबल ओबल पे, तो पृथ्वी 3 डायमेंशनल होती है। उसके ठीक बीच में एक रेखा की कल्पना हम लोग कर लेते हैं, जो ठीक बीचों बीच में, जहां सबसे अधिक उभार है, ऐसे समझो ना बेटा कि एक नाशपाती लीजिए, और जो ऐसे ऐसे रेखा है वैसे नहीं, ठीक बीच में उसको काट दीजिए, तो दो आधे आधे गोले मिल जाएंगे ना आपको। बोल नहीं रहे? तो आधे गोले को क्या कहते हैं? गोलार्ध। हाँ भाई, हिंदी में गोले का आधा। गोले के आधे को थोड़ा अच्छे ढंग से बोलेंगे तो क्या कहेंगे? गोलार्ध। तो पृथ्वी को अगर चाकू से यहीं से काट दें, दो टुकड़े कर दें, नहीं काट वाट नहीं पाओगे, मैंने कल्पना की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको भी दो आधे आधे गोले नहीं मिलेंगे? बोल नहीं रहे? एक ऊपर वाला गोला, एक नीचे वाला आधा गोला। तो भूगोल में इसको ऊपर वाला आधा गोला और नीचे वाला आधा गोला नहीं बोला जाता। बड़ा देहाती टाइप का लग रहा है ना? तो इसको हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर
और इसको कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। क्योंकि मैप में हमेशा नॉर्थ ऊपर की ओर होता है, साउथ नीचे की ओर होता है। तो यहां से देखो ये क्या है, नॉर्थ, उत्तर, तो क्या बोलेंगे, उत्तर की ओर का आधा गोला, और इसको दक्षिण की ओर का आधा गोला। तो बड़ा लंबा शब्द हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं, उत्तरी गोलार्ध। क्लियर है? तो एक चीज बताइए, एक रेखा उत्तरी गोलार्ध में है और एक रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है। कर्क रेखा कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है। सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पे लंबवत होंगी, इसका मतलब है कि सूर्य इसमें उत्तरी गोलार्ध के अपने चरम पे है, अपने मैक्सिमम पे है, उसके ऊपर तो जाएगा नहीं, अब तो लौटना है। तो सबसे मैक्सिमम पोजीशन उत्तरी गोलार्ध में कहां होगी उसकी, कर्क रेखा पर, आया ना? तो जब सूर्य की लंबवत किरणें 21 जून को कर्क रेखा पे पड़ने लगती हैं, तो इसको तो कर्क संक्रांति कहते हैं हम। बोल नहीं रहे बेटा, कुछ होता होगा इससे, कोई ना कोई फर्क तो पड़ता होगा। वो फर्क ये पड़ता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन हो जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे बड़ी हो जाती है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन जो होता है ना, वह गुजर गया। 21 जून को जो दिन था वो हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन था। दिन तो अब भी बड़े हैं, लेकिन अब दिन धीरे धीरे छोटे हो रहे हैं, और आपको महसूस भी होगा कि छोटे हो रहे हैं। पहले 7 सवा 7 बजे तक रोशनी दिखाई देती थी, अब सवा 7 बजे अंधेरा हो जाएगा, धीरे धीरे 5 बजे अंधेरा हो जाएगा। बस दिसंबर तक इंतजार करिए, सब हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा बेटा, इस समय सबसे बड़े दिन और सबसे छोटी रातें होंगी। क्लियर है? लेकिन एक बात ध्यान रखना, ठीक इसी समय, ठीक 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटे दिन और सबसे लंबी रातें हो जाती है। क्लियर है? आपका उल्टा चलेगा उधर। जब आपके यहां सबसे बड़े दिन होगा तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ सबसे छोटे दिन हो जाएंगे, यानी 21 जून को उनके यहां सबसे छोटा दिन होता है, आया ना? 21 जून को हमारे यहाँ गर्मी रहती है, 21 जून को उनके यहाँ ठंडक रहती है, शीतकाल रहता है। एक्चुअल में दिक्कत हम लोग की क्या हो गई कि गांव छोड़ के कभी बाहर निकले ही नहीं, है ना? गांव में जाओ तो कुछ ऐसे बुजुर्ग आज आपको मिल जाएंगे जो अपनी लोकल मार्केट तक नहीं गए, कभी शहर तक नहीं आए कभी, तो उनको गांव ही पूरी दुनिया समझ में आती है। पूरी दुनिया घूमिए ना, आपको समझ में आएगा। जब भी गर्मी से भुगत रहे हैं ना, ठंडक का आनंद लेना हो तो निकल जाओ ऑस्ट्रेलिया। एक ने कहा कैसे जाए, पैसा लगेगा भाई, ऐसे थोड़ी जाओगे, वीजा वूजा पासपोर्ट लगेगा। आप ऑस्ट्रेलिया जाइए, आनंद लीजिए, वहां ठंडक चल रही है। हाँ, ठंडक अब धीरे धीरे वहां अलविदा कहने जा रही है, जैसे अब आपके यहाँ गर्मी धीरे धीरे अलविदा कहने जा रही है। अब ऑस्ट्रेलिया वाले ठंडक आपको दे देंगे और हम गर्मी उठा कर उनको दे देंगे, एक्सचेंज हो जाता है आपस में। क्लियर है बेटा? थोड़ा लिख लें। इस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन इस समय उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या बेटा, सबसे बड़े दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। सबसे बड़ा दिन और सबसे क्या बेटा, छोटी रातें होती हैं। क्लियर है? ठीक इसी समय, ठीक इसी समय, इसी समय माने 21 जून को, ऐसे ज्यादा घेर लेता है बेटा आपको, ठीक है, वही गड़बड़ा जाते हैं आप। ठीक इसी समय यानी 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटे दिन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटे दिन
तथा सबसे लंबी रातें होती हैं। सबसे छोटे दिन तथा क्या बेटा, समझ पा रहे हो बेटा? देखो, जब भी कंफ्यूज हो ना तो बस इतना समझ लेना, आपके यहां अगर गर्मी होगी तो आप किधर हो? आप इधर हो, भारत इस तरफ है। तो आपके यहां अगर गर्मी होगी तो 100% इस तरफ ठंडक होगी। आपके यहां जब ठंडक होगी इस तरफ गर्मी होगी। यही चलता रहता है, ऋतु बदलने का यही कारण। और ये ठंडी गर्मी क्यों होती है? जिस गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं उस गोलार्ध में गर्मी होती है। जिस गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं उस गोलार्ध में ठंडक होती है। तो भी हमारे यहाँ लंबवत है, तो अब इधर गर्मी है, इधर तिरछी है, इधर ठंडक है। अब इधर जाएगी सितंबर के बाद, अब इधर लंबवत होने लगेगी, धीरे धीरे गर्मी इधर बढ़ेगी और हमारे यहाँ धीरे धीरे ठंडक आना शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं सितंबर अक्टूबर के बाद धीरे धीरे नवंबर से तो अब ठंडक की ठीक ठाक अनुभूति होने लगती है, स्पेशली सुबह शाम तो बढ़िया ठंडक महसूस होती है। और दिसंबर जनवरी तक जाते जाते असर बढ़िया सा दिखाई देने लगता है। यही सब होता रहता है। तो अब ये तो कम से कम क्लियर हो गया कि ऋतु क्यों बदलती है, मौसम क्यों बदलते हैं। सूर्य की लंबवत किरणें अपनी पोजीशन बदलती हैं, इस कारण ऋतु बदलती है। सूर्य की लंबवत किरणें अपनी पोजीशन नहीं बदलती, धरती की नौटंकी की वजह से ये बदलती हुई लगती है। क्लियर है बेटा? वही तिरछा होने के कारण ही खेल बिगड़ता है। वर्टिकल अगर रहता ना तो कभी इधर उधर नहीं होती, जैसा मौसम रहता वैसा ही रहता। आगे बढ़ो बेटा। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल, इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल होता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या बेटा? ग्रीष्मकाल, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या बेटा? शीतकाल होता है। क्लियर हुआ? कोई शक? हम खड़े हैं बेटा, प्लीज बात कर लो, कुछ छुपाओ मत। हाँ हाँ? कहा है गर्मी में क्या मनाएंगे? बिल्कुल। अब मनाने जुनाने वाला मामला सबका अपना अपना है, कौन क्या मनाता है कौन नहीं मनाता वो अलग बात है। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ जब छोटा दिन होता है उनके ये एक्चुअल में आपको महसूस होगा, आप उसको देखते नहीं। न्यूज देखिए टीवी पे, टीवी पे जब न्यूज आती है ना तो थोड़ा उस पर नजर रखिए। मैंने आपको क्या बताया था, जासूस बनो, सीक्रेट एजेंट बनो, मुखबिरी करो। ऑस्ट्रेलिया का न्यूज जैसे ही आने लगे नजर स्क्रीन पे गड़ाइए, देखिए लोग कपड़े क्या पहने हैं। नहीं वीआईपी लोग नहीं, वीआईपी लोग तो हमेशा सूट पहने रहते हैं। सड़कों पे चलते हुए आदमी के कपड़ों उपड़ों पे नजर रखें तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि वहां क्लाइमेटिक कंडीशन क्या चल रही होगी। अभी ऑस्ट्रेलिया के जितने लोग आपको दिखेंगे सब ठंडक वाले कपड़े से लदे पदे दिखेंगे। आपकी आंखों पे पट्टी होती है, आपको दिखता ही नहीं। आप उसको देखिए तो सही, यानी वहां पर शीतकाल अभी सस्टेन कर रहा है, चल रहा है। गर्मी से जो बहुत बेहाल है, थोड़ा पैसा वैसा खर्चा होगा, निकल लें ऑस्ट्रेलिया। एक दो महीने तो कुछ चालाक लोग हैं यही करते हैं कि 6 महीने इधर 6 महीने उधर, अब पैसा लग जाएगा ठीक ठाक भैया। तो आप पैसा खर्चा करें, क्लाइमेट तो आपके फिंगर टिप पे है। गर्मी आपको पसंद नहीं है, गर्मी को अवॉइड करिए, स्विट्जरलैंड जाके बस जाइए। एक ने कहा ठंडक में सुना सर बड़ी बर्फ पड़ती है, निकल लो ना उधर से। जब बर्फबारी हो तो ऐसे इलाके में एक पक्षी है, नाम सुना है आपने? सारस, इंग्लिश में उसको क्रेन कहते हैं, साइबेरियन क्रेन्स। अभी तो देखा बीच में बड़ा वायरल वायरल हो गया था, एक साहब
कोई पक्षी उक्षी पा गए थे तो उसका एक उपचार किया तो बड़ा इनका फैन हो गया था पक्षी, बड़ी दोस्ती हो गई थी, वीडियो रोज आ ही रहा था सोशल मीडिया में। फिर भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने कहा कि नहीं नहीं, ये सब ठीक बात नहीं है, इसको चिड़ियाघर में लाइए। तो मैं बीच में एक बार कानपुर जा रहा था, तो फिर मुझे दिखा नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य रास्ते में, तो मालूम चला कि वो जो सारस था यहीं ले आके रखा गया। तो मेरा मन तो हुआ कि जाके मिल उल हालचाल पूछ लें, लेकिन फिर मैं निकल लिया, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात मुझे बताओ, ये साइबेरियन क्रेन्स कहाँ से आते हैं? नाम के आगे क्या लगा हुआ है? साइबेरियन क्रेन्स। साइबेरिया से आते हैं ये। साइबेरिया जानते हो? ऊपर वो जो एक गोल सा घेरा बना हुआ है ना, मैप में देखिए ऊपर, वो साइबेरिया का इलाका है, रशिया का। धरती का सबसे ठंडा इलाका है, धरती का सबसे ठंडा इलाका साइबेरिया। तो जब साइबेरिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम होने लगते हैं, जो कि इनको टेम्परेचर कम पसंद है ट्रेन्स को, सारस को, तो वहां से उड़ान भरते हैं और भारत चले आते हैं। जरा देख लो दूरी क्या है। एक जहाज सीधे सीधे उड़ान नहीं भर पाएगा, उसको बीच में उतर के तेल वेल भराना ही पड़ेगा, है ना। और ये क्रेन्स एक बार उड़ान भरते हैं तो बिल्कुल नहीं रुकते। एक बार हवा में अगर ये निकल गए तो फिर नहीं रुकेंगे, फिर अपनी मंजिल पे जाके रुकेंगे, चाहे यात्रा भले ही 7,000 किलोमीटर की हो। इतना एफिशिएंट इंजन नेचर ने बनाया है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हिमालय को पार करते हुए चले आते हैं, 9,000 फीट की ऊंचाई से निकल आते हैं। इनके पास ना कोई डिवाइस है, ना कोई जीपीएस है, ना कोई यंत्र है, ना कोई गाइड है, सीधा चले आते हैं उड़ते हुए। जानते हो कहाँ? ज्यादातर तो आते हैं राजस्थान के भरतपुर में, जहां एक पक्षी अभ्यारण्य है जिसका नाम है केवलादेव या भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। घना पक्षी विहार भी कहा जाता है। सौभाग्य से मैंने देखा है, घूमा है, उसके अंदर मैं गया हूं। भारत में पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। एक कल्पना कर सकते हैं कि एक पक्षी साइबेरिया से उड़ता है और बिना रुके हुए चला आता है ये सीधा भारत, भारत में राजस्थान, और राजस्थान में एक छोटा सा शहर है भरतपुर, वहां चला आता है। और भरतपुर में भी मुझे लगता है कि कुछ एरिया का एक जल वाला क्षेत्र है, तालाब वगैरह बहुत है वहां, वहां चला आता है। ये कौन उसको बताता है? यहां तो भैया जहाज वहाज लेके उड़ते हैं तो गड़बड़ा जाते हैं, कहीं का कहीं चले जाते हैं। एक बच्चे ने बड़ा मजाकिया प्रश्न पूछा, कहा कि सर आप देखे थे कि एक ही बार में उड़ के चले हैं? हम कहा ना बेटा, हम तो पीछे पीछे उड़ के नहीं गए थे देखने, जो साइबेरिया से उड़ा तो एक ही बार उड़ते हुए चला आया। कहा कि जब आप देखे नहीं है तो सर काहे बोल रहे हैं? हम कहा बेटा हम नहीं देखे, कोई देखा है। कहा कि कोई देखा है तो मैंने पीछे पीछे आया होगा उड़ते उड़ते, जहाज वहां से आया होगा ना, तो जहाज पक्षी जितना उड़ान भरता है, जहाज तेज उड़ता है। तो आखिर पता कैसे चल गया कि एक ही बार में उड़ते हैं? अब इतने नासमझ मत बनिए। आजकल बहुत सुंदर प्रणाली है, साइबेरिया में पकड़ते हैं पक्षी को और वहीं उसके पैर में लगाते हैं जीपीएस कॉलर, जीपीएस टैग, तब पकड़ लेते हैं। और पता कैसे चला कि साइबेरिया से ही आया है नालायक? जब वो भारत आता है राजस्थान में तो उसका आधार कार्ड वोट ले लिया जाता है, नाम वाम नोट किया जाता है ना। सारस पहचान लेते हो कि वही वाला है कि दूसरा वाला है, सब तो एक ही जैसा दिखते हैं। फिर ये कैसे पहचान लिया कि यही जो भरतपुर वाला है यही चला गया साइबेरिया पर? भैया जी, सबको जीपीएस टैग कर लिया जाता है और जीपीएस से नजर रखते हैं। जैसे ये उड़ते रहते हैं, हम जीपीएस पे, कंप्यूटर पर नजर रखते हैं कि ये रुक रहा है कि चल रहा है। ये कभी नहीं रुकता, ये उड़ता ही रहता है। क्लियर है बेटा?
तो अब वो अगर जीपीएस, भारत में जीपीएस टैग लगा और वो क्रेन अगर साइबेरिया में देखा गया, पकड़ा गया, इसका मतलब है कि उड़ के ही ना गया है कि और कैसे गया है। और जीपीएस सिस्टम से हम देख रहे हैं कि उड़ता हुआ जा रहा है, कभी नहीं रुकते बेटा। बड़े बहादुर पक्षी हैं, भगवान ने थोड़ा उनका आकार आकार भी ठीक ठाक दिया है, लेकिन बहुत उड़ान भरते हैं। और एक बात, आकाश में जब भी आप देखिएगा कि पक्षियां लाइन बना के उड़ रही हैं, कभी कभी आपकी नजर पड़ी होगी आकाश में वो लाइन बना के उड़ती हैं, तो मान लें कि बहुत दूर वाली पक्षियां हैं, ये बहुत दूरी से उड़ान भरते हुए आ रही हैं। चाइना वाइना से तो बहुत कॉमन है, ये बहुत दूरी है बेटा साइबेरिया, वहां से उड़ के चले आते हैं। सब नेचर का गिफ्ट है बेटा, प्रकृति का वरदान है। उनके पास कोई जीपीएस यूपीएस नहीं है, उनसे कोई गलती नहीं होती। हाँ, कुछ इक्का दुक्का इधर उधर भटक जाते हैं, जैसे वो जो साहब पकड़े वो कहीं घायल वैल हो गया तो वहीं उतर गया होगा, तो उन्होंने उसका इलाज उलाज किया, पालतू हो गया। अभी तो बीच में फिर कहीं इधर ही देखा आजमगढ़ में, कहीं कुत्ते उत्ते उसको काट रहे थे, किसी ने बचाया उचाया, अब उनका पालतू हो गया। एक्चुअली होते बड़े वफादार हैं, ये सब है बेटा। तो नेचर की महिमा बड़ी है, परंपरा। तो जैसे वहां ठंड बढ़ती है वो तुरंत माइग्रेट हो जाते हैं, तुरंत वहां से निकल जाते हैं, वो चले आते हैं भरतपुर में, यहाँ अपना घोंसला वोसला बनाते हैं। परिवार लेके आते हैं, अकेले नहीं आते, विद फैमिली आते हैं, टूर पे आते हैं, यहाँ पे रहते हैं। वो बच्चे बच्चे इनकी जब थोड़े यहाँ पे हो जाते हैं बड़े, और जब यहाँ गर्मी शुरू होने लगती है, यानी जनवरी फरवरी तक यहाँ रहते हैं ये, और मान के चलो दिसंबर जनवरी फरवरी तक यहाँ रहते हैं, वो जो हमारे यहाँ ठंड रहती है। और जैसे ही राजस्थान में गर्मी दस्तक देती है, ये सब परिवार निकल पड़ते हैं वापस अपने घर की ओर, क्योंकि अब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल आया है, अब साइबेरिया में उतनी गर्मी नहीं रह जाएगी, अरे उतनी ठंडक नहीं रह जाएगी। तो चले, अब यही क्रम उनका चलता रहता, आते रहते हैं जाते रहते हैं, इनको माइग्रेशन कहते हैं। तो बड़ा अजीब सा है बेटा नेचर, और हम ही बड़े नालायक हैं, कहीं माइग्रेट वाइग्रेट नहीं करते, एक ही जगह पड़े पड़े पूरी जिंदगी बिता ले जाते हैं। अच्छी बात है भाई, लेकिन थोड़ा माइग्रेट करो, जीवन में जब भी मौका मिले तो इधर उधर थोड़ा सा जरूर जाइए बेटा। क्योंकि जब आप बाहर निकलोगे ना तो आपका डायमेंशन बड़ा होता है, आपके सोचने समझने की क्षमता बड़ी होती है। राहुल संस्कृत्यायन ने जो लिखा था ना, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, आप खाली घूम लो आप विद्वान हो जाओगे। हम ये नहीं कह रहे हैं घर का सारा पैसा वैसा खर्च करके घूमने में लगा दो, लेकिन साल भर में 2-3 साल में बेटा एक आध बार, बहुत दूर नहीं तो छोटा मोटा इधर उधर कहीं निकल के थोड़ा सा दिमाग को भी ताजा करिए और अपने माहौल को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आज इसको पूरा करना है भैया। तो कर्क संक्रांति क्लियर हुआ बेटा। कर्क संक्रांति में क्या होगा, इधर गर्मी उधर ठंडक, इधर बड़े दिन उधर छोटे दिन, इधर छोटी रात उधर बड़ी रात। अगला बेटा मकर संक्रांति। मकर संक्रांति इसको बोलते हैं बेटा विंटर सोलस्टिस। प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को, प्रतिवर्ष कब बेटा, 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ने लगती हैं। सूर्य की लंबवत किरणें कहां बेटा, मकर रेखा पर पड़ने लगती हैं, जिसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। ठीक है बेटा। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध मतलब उधर ऑस्ट्रेलिया की तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं,
तथा ग्रीष्म काल होता है, गर्मी का समय होता है। ठीक है बेटा। उत्तरी गोलार्ध में विपरीत स्थितियां होती हैं, तो मुझे लगता है इतने शब्द से सब कुछ क्लियर हो गया। उत्तरी गोलार्ध में क्या बेटा, विपरीत स्थितियां होती हैं। पहला मैंने लिखा ही नहीं, अब दूसरे का अर्थ समझ पा रहे हैं। विपरीत स्थिति मतलब जो जो उधर बोला गया उसका सबका उल्टा उल्टा। वहां गर्मी तो यहाँ ठंडा, वहां बड़ा दिन तो यहाँ छोटा दिन, वहां छोटी रात तो यहाँ बड़ी रात। यही ना मतलब हुआ बेटा। यानी जो दक्षिणी गोलार्ध में हो रहा होगा उसका उल्टा यहाँ हो जाता है, विपरीत हो जाता है। अब उसको फिर से क्या लिखा है, क्लियर है बेटा। अगला विषुव, लिखें वर्ष में दो बार, वर्ष में दो बार सूर्य की लंबवत किरणें, वर्ष में दो बार सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ने लगती हैं। दो बार पड़ती हैं, दोनों का नाम लिखना पड़ेगा। पहला 21 मार्च, बसंत विषुव, बसंत विषुव। दूसरा 23 सितंबर, तेईस सितंबर, कौन सा विषु, शरद विषु। इसको ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं। एक शब्द है ऑटम, है ना बेटा, इक्विनॉक्स, और एक को कहते हैं वर्नल इक्विनॉक्स। हिंदी वाला नाम याद रखिएगा, बसंत विषु और शरद विषु। पैरा चेंज करें, नीचे से लिखें। इस समय रात दिन की अवधि बराबर हो जाती है। इस समय रात दिन की अवधि क्या हो जाती है बेटा, बराबर हो जाती है। मतलब हाँ, 12-12 घंटे के लगभग हो जाते हैं, 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें। अभी आपके यहाँ रहना था 23 सितंबर, बराबर हो जाएंगे दिन। जितने बड़े दिन उतनी बड़ी रातें। अभी दिन थोड़ा सा भारी है रात पर, लेकिन 23 सितंबर को रात दिन बराबर हो जाएंगे, और फिर उसके बाद रात धीरे धीरे बड़ी होने लगेगी और दिन धीरे धीरे छोटे होने लगेंगे, और ये मामला चलेगा 22 दिसंबर तक। यानी 22 दिसंबर को फिर हमारे यहाँ दिन सबसे छोटे हो जाएंगे, रातें बड़ी हो जाएंगी। यही क्रम हमेशा चलता रहता है। क्लियर है बेटा, लिखें। रात दिन की अवधि क्या होती है बेटा, बराबर हो जाती है तथा ऋतुएं सम हो जाती हैं। ऋतुएं क्या हो जाती हैं बेटा, सम। सम मतलब समान, न गर्मी न ठंडा। क्लियर हुआ बेटा, कोई शक? देखो यहां से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, है ना, लेकिन मुझे लगता है कि जिस चश्मे से आप देख रहे हो उस चश्मे से नहीं पूछेंगे। पूछेंगे तो जरूर, लेकिन कब पूछेंगे वो मुझे नहीं मालूम। अब देखो बहुत क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं, मैं एक क्रिएट करके आपको बता रहा हूं, एक उदाहरण, ये घर पे आपको सोचना है। अब जैसे मान लीजिए हम एक महीने का नाम बताएं, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि 21 मई को निम्न में से किस शहर में सबसे बड़े दिन होंगे। तारीख कौन सी होता,
21 मई। अब शहर का नाम पूरी दुनिया से घूम घूम के देंगे, है ना। 21 मई को निम्न में से किस शहर में सबसे बड़ा दिन होगा? क्वेश्चन मुझे बनाना है, मैं बना लूंगा। रियो डी जेनेरियो, आधे तो नाम ही नहीं सुनेंगे, ये कौन सा शहर का नाम है, किसी पक्षी का नाम है। ब्राजीलिया, एडिलेड, जैकोबाबाद। अब इसमें दो दो परीक्षण हो गया आपका। एक तो भूगोल में शहरों के नाम आपको पता है कि नहीं, और दूसरा अगर पता है तो कहां पे है, क्योंकि कहां पे है अगर मालूम चलेगा तो हम उत्तर बता पाएंगे। देखो खेल तो आपके साथ होगा ही होगा, फोकट में नौकरी तो नहीं लेने देंगे। क्यों लेने दें भाई, काहे लेने दें आप? आपके पास कुछ दम हो तो कर्क और मकर रेखा को एक मैप सबके पास है बेटा घर पे? कौन सा है? इस टाइप का नहीं। हाँ, जैसे एक किताब मिलती है ना, बुक टाइप का, ऑक्सफोर्ड या मैकमिलन की मैप मिलती है, जो 6, 7, 8 में बच्चे पढ़ते हैं ना कॉन्वेंट वगैरह में, वो सब किताब की दुकान वाले खरीदवाते हैं उनसे ऑक्सफोर्ड का मैप, जबरदस्ती। कहीं भी आप सीबीएसई बोर्ड में देखोगे ना, तो 7th ईयर का बच्चा होगा तो उसको मैप 6 वालों को खरीदवा देते हैं ऑक्सफोर्ड का मैप। तो घर में अगर कोई बच्चा होगा तो उसे मांग लेना ऑक्सफोर्ड का मैप, नहीं होगा तो खरीद लेना। हाँ, बच्चे वाला हड़प मत लेना, ठीक है, कि उसका लेके कब्जा कर लो, है ना। तो उसका लेके कब्जा मत करो, आप अपना एक ले लो, कोई बहुत महंगा नहीं है, क्योंकि हम उसको तहस नहस करेंगे। अब बच्चे का मैप लेके तहस नहस करोगे ना तो नाराज हो जाएगा, मेरा क्यों फाड़ा। तो आप मैप एक तो खरीद लो ऑक्सफोर्ड मैप विलन की, और उसको जितना खराब कर सकते हैं खराब करें। खराब इन सेंस, रंग बिरंगा मार्कर रख लो, मैप खोलो, कोई चीज दिखे वहीं रंग डालो, वहीं लिख डालो, वहीं करो, सब तबाह कर दो मैप को, फाड़ दो। अगर लगे कि खा जाएंगे तो सही रहेगा तो खा जाओ, जो कर सकते हो वो करो मेरे भाई, ठीक है। लेकिन मैप को लेके एकदम कवर ओवर लगा के बढ़िया एकदम नया टाइप का फर्स्ट क्लास, इसलिए मैप खरीदे हैं। कहीं पुस्तक तक पढ़ना है क्या? नहीं, मैप खरीदिए। जैसे मान लीजिए एक पेज आपने खोला, आपको उसमें साउथ अमेरिका दिख गया, तो आप देखोगे बड़ी मजेदार बात कि साउथ अमेरिका 2 पेज पे दिखेगा। एक पे लिखा होगा राजनैतिक, एक पे लिखा होगा प्राकृतिक। राजनैतिक में राजनैतिक देशों के नाम होंगे, प्राकृतिक में भौगोलिक स्थितियां होंगी। तो आप वहां पे मैप में ऐसे किनारे किनारे जगह बनी रहती है, आपके पन्ने में भी जगह रहेगी। जो आपको समझ में आए काम की चीज वहीं लिखो, उसी पे, कोई नोट्स वोट्स नहीं, उसी पे लिख डालिए। कोई चीज आपको लग रहा है कि याद करने लायक है, जैसे मान लीजिए अफ्रीका पढ़ रहे हैं, आपको एक पर्वत दिखा टेकेंसबर्ग, वही मार्कर से उसको लाल कर दीजिए, वही रंग दीजिए, ताकि पेज पलटते समय नजर पड़ जाए आपकी। एटलस कहाँ है वहीं मार्क करिए, हम पूछ नहीं रहे बेटा, वहीं पे मार्क कर लीजिए, वहीं पे लिख लीजिए। कर्क रेखा पे अफ्रीका के कौन कौन से देश हैं वहीं मैप पे लिखो, वहीं लिखो। बचपन में बड़ी पिटाई हुई थी, किताब पे लिखोगे, ले दमादम, किताब लिखने की चीज है। बचपन में मना किया गया था, लेकिन अब बड़े हो गए, अब करेंगे, वही लिखेंगे, किताब पे ही लिखेंगे। जिंदगी बनानी है बेटा, किताबें बहुत आ जाएंगी, मैप बहुत खरीद लेंगे, भूगोल आ जाए ये बहुत जरूरी। तो मैप खरीद के बैठिए बेटा, देखिए। एक बच्चा कहा कि क्या देखें, कुछ देखो, लाल पीला हरा नीला रंग जो दिख रहा वही देखो, देखो सही। फिलिस्तीन, इजराइल, निरंतर चर्चा हो रही है ना। आपका मन नहीं होता कि मैप में खोल के जरा देखें इजराइल कहाँ है, फिलिस्तीन कहाँ है? क्योंकि कुछ क्वेश्चन सिर्फ मैप देखने के आधार पर पूछ लेंगे आपसे, एक दो क्वेश्चन जरूर आ जाता है ऐसा।
तो मैप बेटा देखते रहिए। एक बच्चे ने आके बताया कि सर बहुत परेशानी है हमको। क्या बेटा? कहा कि सर हम ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, मैप में दिखाई ही नहीं। हाँ, गंभीर समस्या है कि मैप में आप कोई जगह ढूंढ रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक नया बच्चा है जो पहली बार मैप खोला और हम उसको बोले कि भाई दक्षिण अमेरिका में, ब्राजील में रियो दी जेनेरियो ढूंढो, हो सकता है ना ढूंढ पाए। छोटा छोटा लिखा होता है, खोज रहा है बेचारा, इधर से उधर पागल होकर दिख ही नहीं रहा, और वो समझ ही नहीं पा रहा है कि ये दक्षिण अमेरिका में ढूंढे कि यूरोप में ढूंढे। और परेशानी। तो कुछ नहीं बेटा, मैप के एकदम पीछे चले जाइए। घर पे जो मैप है उसके एकदम बैक साइड में चले जाइएगा। जैसे डिक्शनरी लिखी होती है वैसे आपको डिक्शनरी जैसा दिखेगा। ए, अब ए दिखेगा तो ए के नीचे बहुत सा, ऐसे जेड तक दिखेगा। जिस भी शहर को आपको ढूंढना है, जो भी स्थान ढूंढना है, उस अल्फाबेट पे चले जाइए। जैसे रियो दी जेनेरियो ढूंढना है, मैप लेके आना, किसी दिन मैं बताता हूं। तो आर पे चले जाइए। और लगता है जैसे डिक्शनरी लिखी है। हम तो अपने विद्यार्थी जो समझ नहीं पाते थे ये क्या है, हम मैप खरीदने गए थे, नालायक डिक्शनरी कहे दे दिया। पीछे लगता है छोटी सी डिक्शनरी जैसी है, ना ना, 4-6 पन्ने रहते हैं। तो आप आर पे चले जाइए। स्पेलिंग मिलाते हुए आपको मिल जाएगा रियो, RIO। डिक्शनरी में जैसे लिखा होता है ना, वैसे तुरंत पकड़ में आ जाएगा। और उसी के सामने देखिएगा पेज नंबर देगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देगा। 1 सेकंड में धर लेंगे कि कहाँ है रियो दी जेनेरियो। क्लियर बेटा? तो आज यहीं बेटा, कल मिलते हैं, बात करते हैं। और लेकिन मैप बेटा प्लीज लेके आइएगा। अगर जिनके पास मैप है ना घर वार पे, ना हो तो बच्चों वाला ही ले लीजिएगा।